नमस्कार, एडिटर चॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब कौन गद्दार है, कौन खुददार है, या फिर कौन टिकाऊ है और कौन बिकाऊ है, इसका हिसाब जनता को करना है। मध्य प्रदेश में एक तरफ दांव पर सिंधिया की साख है तो दूसरी तरफ कमलनाथ है जो जीत का दावा कर रहे हैं। बड़ी बात है कि किसी भी कीमत पर शिवराज सिंह चौहान सत्ता का ये रण हारना नहीं चाहते। यही कारण है कि कमलनाथ के शासन में सिंधिया ने जिस चंबल की उपेक्षा का आरोप लगाया था, पिछले कुछ दिनों में उसी चंबल में शिवराज चमन बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश का रण बेहद दिलचस्प होने वाला है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर, जी हां, सभी 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 28 सीटों पर 16 अक्टूबर को नामांकन की तारीख है। 19 तक नाम वापस लिए जाएंगे। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और दिवाली के 4 दिन पहले यानी कि 10 नवंबर को, मंगलवार को, नतीजे आएंगे। हालांकि किसकी मनेगी दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला, ये तो जनता ही तय करेगी। समीकरणों पर गौर करिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 116 का है। सदन में बीजेपी के पास 107 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 88। यानी कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को चाहिए 9 सीट और कांग्रेस को चाहिए 28 सीटें, यानी कि सारी सीटें जीतनी पड़ेंगी। यानी कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मैदान में लगे हुए हैं लेकिन उम्मीद कम है। फिर भी चलिए, परिणाम का इंतजार करना होगा। तो मध्य प्रदेश में सत्ता के रण का शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपने सूरमाओं की सूची जारी कर दी है, जिसे नरेंद्र सिंह तोमर, जी हां, बीजेपी के नेता हैं, फ्लॉप बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं की है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस सूची को लेकर दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री सहित आला नेताओं से चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी सूची सामने आ जाएगी। तो लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। कौन गद्दार है, कौन खुददार है, कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है, ये सब जनता को तय करना है। आज एडिटर चॉइस में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौजूदा समीकरणों की, नेताओं के वादों और दावों की। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया। इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अनिल फिरोजिया के पास, जो कि सांसद हैं उज्जैन के। अनिल साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि सबकी नजर लगी हुई है इस बात पर कि 28 सीटों पर होगा क्या। एक मजबूरी आपकी, क्योंकि आपको सरकार बनानी थी, इसलिए आपने कांग्रेस की सरकार गिराई। अब 22 जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनको टिकट देना पड़ रहे हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक चर्चा है कि कईयों की हालत खस्ता है। बावजूद इसके मेहनत की जा रही है। मेहनत इस बात को लेकर की जा रही है कि कैसे सबको जिताया जाए और कैसे सरकार को बचाया जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कहीं कोई शंका है, कहीं कोई मनमुटाव है, कहीं इस बात को लेकर चिंता तो नहीं है कि अपने ही घर में अपने नुकसान पहुंचा देंगे? अनिल जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? अनिल जी, की मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मनोज जी, जी जी जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक जो पार्टियां हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियों का चिंता का जो विषय है, वो चिंता के विषय ये है कि सबको अपनों से खतरा है। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के टिकट हैं जो कि पराये लोगों को दिए गए हैं। चिंता इस बात की है कि कहीं अपने नुकसान ना पहुंचा दें। वही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। संख्या बड़ी है, 22 ऐसे लोगों के नाम हैं जिनको आपको टिकट देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार उन्हीं की वजह से आपकी बनी है। ऐसा तो नहीं कि अपने नाराज हैं और अपनों की नाराजगी परिणामों में दिखाई देगी? तो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तमाम समीकरण। हम संपर्क करेंगे फिरोजिया साहब से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजू से जुड़े हुए हैं।
ये वो सीटें हैं, ये वो चेहरे हैं जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। ये देखिए चुनाव का शंखनाद और तारीखों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि नामांकन 16 अक्टूबर को, नाम वापसी 19 अक्टूबर को, मतदान है 3 नवंबर को और 10 तारीख को परिणाम आएंगे, यानी कि दीपावली से ठीक 4 दिन पहले। और जब 4 दिन पहले दीपावली से ये परिणाम आएंगे तो आप सोचिए किसकी दीपावली बनेगी और किसका दिवाला निकलेगा। तमाम समीकरण है, जोर आजमाइश बनी हुई है। दिमनी से गिरिराज दंडोतिया के सामने रविंद्र तोमर हैं। रविंद्र तोमर दूसरी पार्टी से आए हैं, इसलिए कांग्रेस में घमासान है। आप ग्वालियर से देखिए, प्रद्युमन सिंह तोमर और सुनील शर्मा कांटे की टक्कर है। गोहद में रणबीर जाटव और इसके साथ साथ दूसरे जाटव का भी नाम निकल कर आ रहा है। डबरा से इमरती देवी, सुरेश राजे बीजेपी से हैं और अब वो कांग्रेस में चले गए। अनिल फिरोजी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल साहब, चिंता क्या अपनों की? हेलो अनिल जी, क्या अपनों की चिंता सता रही है? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। हेलो जी हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। आपकी आवाज जा रही है? मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है, बताइए। चिंता की कोई बात नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम किए गए हैं, जो जनता के बीच में जाके जो काम किए हैं यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, उससे हमको तो पूरा विश्वास है कि हम 28 की 28 ही सीट जीतेंगे। 28 सीटें जीतेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बात तो कांग्रेस को कहनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है क्योंकि उन्हें सरकार बनाने के लिए 28 सीटें जीतने की जरूरत है। लेकिन अगर वाकई आप 28 सीटें जीतेंगे तो फिर पार्टी में दिल्ली के जो नेता बैठे हैं वो बार बार मध्य प्रदेश के लोगों से या ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों कहते हैं कि जनाब अगर संभव हो जाए तो कुछ चेहरे बदल दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट ठीक नहीं है, सर्वे जो कराया है उसमें चीजें ठीक निकल कर नहीं आ रही। मनु जी, ये क्या है कि मीडिया की जो कयास है, ये है मीडिया का कयास। ये ऐसी कोई विषय नहीं आया कि केंद्र ने कुछ बोला हो। हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं सामूहिक निर्णय होते हैं और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपनी पूरी ताकत से और पूरी अपनी स्टडी के साथ मैदान में है। और हमारे जो नेता है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, वो दिन रात दौरा कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मिलके। उन्होंने अभी पूरी विधानसभा सीटों पे सभाएं करी है, हमारा जन अभियान चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ तक काम कर रहे हैं। तो हम तो पूरी तैयारी के साथ और दमदारी से, और हमारे पास तो विषय भी है ले जाने के लिए कि 15 महीने में कांग्रेस ने क्या दिया और हमने 13 साल आपको क्या दिया, और उसके बाद ये 6 महीने में हमने जो सरकार हमारी बनी है, हमने जनता को, किसान गरीब मजदूर को क्या दिया। ये तुलना का विषय हो गया है जनता के लिए, क्योंकि हमने जो काम करे हैं वो जनता के सामने है और जो कांग्रेस ने काम करे हैं वो भी जनता के सामने है। अनिल साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि 13 साल बाद जब आप चुनाव में पहुंचे, पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके बाद आपकी हार हो गई थी, आप इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं विकास की बातों को लेकर विधानसभा चुनाव में गए थे, सरकार नहीं बना पाए थे? ये बात बिल्कुल सही है मनु जी, लेकिन एक बात बता दो, हम हारने के बाद भी हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा था जी। वो तो जब राहुल गांधी जी ने मंदसौर में आके किसान सम्मेलन करा था और वहां पे घोषणा करी थी कि 2 लाख रुपया कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, और महिलाओं के सहायता समूह को 1-1 लाख रुपए, और जो कन्यादान योजना में है हम 25,000 की जगह 51,000 करेंगे, जो हमारी बच्चियां मेरिट में आएंगी उनको हम स्कूटी देंगे। तो ये जो लुभावने सपने दिखाए थे जो जनता को, तो हमारे किसान भी गुमराह हुए और 1 2 3 4 ऐसा करके 10 तक गिनती गिनते थे। कमलनाथ जी भी उसमें हंसते थे और ये बड़ा बार ऐसा हाथ करके 10 तक गिनती गिन के जनता को बताते थे कि 10 दिन में अगर हमने कर्जा माफ नहीं करा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, हमारा मुख्यमंत्री आया। अरे साहब, एक चीज बताइए, देखने में एक चीज बताइए कि राजनीति में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी जो सपने नहीं दिखाती? अगर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता को सपना दिखाया तो सपना तो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायकों को भी दिखाया।
तभी तो आपकी सरकार बनी। हमने कोई सपना नहीं दिखाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आपको ध्यान है आपके टीवी चैनल पे ही दिखाया गया था, जो भाषण कर रहे थे कि अगर जनता के वादे अगर पूरे नहीं करे और कांग्रेस ने अपना मैन्युफैक्चर पूरा नहीं करा, मैन्युफैक्चर, तो मैं सड़कों पे उतरूंगा। तो आप ही के पत्रकार महोदय ने इंटरव्यू लिया था और उन्होंने बोला था, कमलनाथ जी से पूछा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा बोल रहे हैं, तो उनका बोला उनको जो करना है करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठेस लगी और उनको समझ में आ गया कि उनने चिल्ला चिल्ला के जो जनता के बीच में गए थे, जो उनकी युवा है और जुझारू युवा है, एक अच्छे राजनेता है, तो उनको लगा कि मेरी छवि धूमिल हो रही है, मेरे साथ गलत किया गया, जनता को गुमराह किया गया, तो उन्होंने भारतीय कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और अपने वादों को पूरा करने के लिए वो लगे हुए हैं। मतलब उन्होंने सड़क पर उतरने की बात की तो आपने सीधे चार्टर्ड प्लेन उनके पास पहुंचा दिए कि सड़क पे क्यों आते, प्लेन में बैठिए और सरकार में बैठिए। भाई सड़क पर तो रहने नहीं दिया ना, ये सब मीडिया का जो बनाया हुआ। उन्होंने सड़क पर उतरने की बात की और आपने सीधे 2 चार्टर्ड प्लेन तैयार किए और कहा कि आइए इसमें बैठिए। मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं, हमने कोई प्लेन तैयार नहीं करे, वो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी उनकी दादी माँ का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में। उनकी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया हमारी राजस्थान की 3 बार मुख्यमंत्री रही, यशोधरा जी हमारी मध्य प्रदेश की मंत्री हैं, तो उनका वैसे भी परिवार, और वैसे भी अगर देखा जाए तो सिंधिया परिवार का संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी परिवार से का पुराना ही नाता है। और माननीय माधवराव जी सिंधिया साहब भी पहले जनसंघ से ही चुनाव लड़े थे, तो उनको लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। उनको जो विश्वास हुआ भारतीय जनता पार्टी में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उनका हमने स्वागत करा। अब ये तो कांग्रेसी और ये लोग खिसियानी खम्मी बिल्ली खम्मा नोचे वाला कहावत है, वो चरितार्थ हो रही है कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच में जाने के लिए। अनिल जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक चीज आपने कहा कि मुद्दा बहुत अहम होता है भारतीय राजनीति में, किसी भी चुनाव में। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस चुनाव में मुद्दे असर करने वाले हैं? ईमानदारी से बताइएगा, क्या इस चुनाव में चेहरे असर करने वाले हैं? क्या इस चुनाव में पार्टियों की विचारधारा असर करने वाली है? या फिर जो नारा चुनाव में लगा जा रहा है, गद्दार या फिर खुद्दार? मनु जी, ये बात बिल्कुल सही है कि वास्तव में जो ये उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसमें जनता बहुत सचेत है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि पहले जब हमारी सरकार थी तो हम दिग्विजय सिंह जी के 10 साल गिनाते थे, तो लोगों ने हमसे भी बोला था कि भैया उनके 10 साल छोड़ो, अब आपकी सरकार है, आपने क्या करा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को कि 10 साल में हमने जो नारा दिया था कि सड़क है कि सड़क में खड्डे, बिजली कब आती है कब जाती है, बिजली बड़ा सताती है, ये नारे हमने दिए थे शिवराज जी चौहान ने और हम लोगों ने मिलके, और हम जनता के बीच में गए। तो उसके बाद हमारी सरकार बनी थी उमा भारती जी के नेतृत्व में। लेकिन 10 साल के बाद जब हम जनता के हम बोलते थे तो लोग कहते थे कि भाई पुरानी बातें भूलो और अब अपने आप क्या कर रहे हो। तो आज मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हुए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, आज चारों तरफ सड़कें हो गई है, हमारे किसान अच्छी उत्पादन कर रहे हैं। अभी हाल ही में गेहूं में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पछाड़ दिया। तो ये इतने काम करे विकास के, और बीमारू राज्य से जो प्रगतिशील राज्यों में सम्मिलित करा शिवराज सिंह चौहान जी ने मेहनत करके, ये सब जनता देख रही है। और 15 महीने में कमलनाथ जी सिर्फ कि पैसा नहीं है ये बहाने बनाते रहिए, तो वो भी जनता, गरीब, किसान, मजदूर सब समझ रहे हैं, युवा भी समझ रहे हैं कि कौन जो कहता है वो करता है और कौन जनता को गुमराह करता है। तो ये मुद्दे तो सामने है साहब, इससे आप कोई भी पार्टी हो वो मुंह नहीं चुरा सकती। ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो 16 सीटें चंबल संभाग में है। चंबल संभाग में आपके तमाम धुरंधर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वहीं से आते हैं, नरोत्तम मिश्रा वहीं से आते हैं,
और इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा है वो इसी इलाके में बनी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाल ही में किसान बिल आए हैं और चूंकि देश के केंद्रीय मंत्री संसद में जिसने जो विधेयक किसानों को लेकर रखे वो उसी बेल्ट से आते हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष किसानों को लेकर सड़क पर उतरा है, राजमार्गों पर उतरा है, उसका असर होगा, दिखाई देगा? मनु जी, आप जो बात कर रहे हैं किसान बिल की, वास्तव में ये अद्भुत बिल है। नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा कि हमारे भारत के किसान की आय को दुगना करना है, किसान को समृद्ध बनाना है, तो ही भारत समृद्ध हो सकता है। उस सपने को लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र सिंह जी तोमर ने जो बिल प्रस्तुत करा है, जिसमें किसान दिन रात जुट के, चाहे ठंड हो या बारिश हो या गर्मी हो, वो खेत में रह के अन्नदाता हमारे लिए अन्न उत्पादन करता है। जब वो अपना फसल बेचने जाता है तो उसको साहूकार या व्यापारी उसकी फसल का दाम लगाते थे, लेकिन आज किसान स्वतंत्र है कि वो अगर चाहे तो मंडी में बेचे, वो चाहे तो वो अपने खलियान पे खेत में बेच सकता है, उसको जहां पे अच्छे दाम मिले, चाहे वो बाहर दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है, वो विदेश में भी बेच सकता है। आज किसान स्वतंत्र हुआ है, ये इतना बढ़िया बिल है। लेकिन आप जो कह रहे हो आंदोलन का, तो आप आंदोलन में देखो, आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है, क्योंकि वहां पे बिचौलिए ये आंदोलन गुमराह कर रहे किसानों को, जो नहीं चाहते। वहां आड़तिए हैं, मैं हरियाणा में भी मैं रहा हूँ, चुनाव प्रभारी बनके, सह प्रभारी बनके गया था, तो आड़तियों का वहां पे राज्य, वो नहीं चाहते कि किसान को स्वतंत्र किया जाए, तो ये वो गुमराह कर रहे। बाकी पूरे हिंदुस्तान में आप देख लो, कहीं भी इक्का दुक्का छोड़ो तो कहीं ज्यादा कोई आंदोलन नहीं है। किसान जिनको समझ में आ रहा है वो बहुत खुश है, पर कुछ पार्टी चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। किसान को गुमराह करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। विपक्ष कहता है हम किसान के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आ जाते हैं चुनाव, और सबसे बड़ा सवाल है कि इन चुनाव के दौरान विपक्ष किसानों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इससे पहले यह कभी नहीं हुआ, लेकिन सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी कहती है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट वादे के बाद भी क्यों कांग्रेस नहीं लागू कर पाई। हम लागू कर रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस के हम तमाम किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि आत्मनिर्भर नहीं, आप गुलाम बन जाओगे, आप तमाम बड़े व्यापारियों के सामने घुटने टेक दोगे और जिसके कारण आपका नुकसान होगा। लेकिन इसका फैसला तो किसान ही करेगा, क्योंकि इस देश का अन्नदाता अगर किसान है तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका में वो रहा है। और कहा भी जाता है कि इस देश की आत्मा कहीं बसती है तो वो बसती है गांव में और किसान में। तो क्या वाकई किसान फैसला करेगा या मध्य प्रदेश के इस चुनाव में तमाम दूसरे मुद्दे भी असर करेंगे? अनिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कांग्रेस के साथी नहीं जुड़ पाए उनकी व्यस्तता के कारण, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस को 28 सीटें जीतनी है और अनिल फिरोजिया साहब को सिर्फ 9 सीटें जीतनी है। बहुत ज्यादा तनाव है नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े आराम से बैठे हुए हैं कि 28 और 9 में कितना अंतर है। और इसके अलावा भी आपको एक बात बताना चाहता हूं, बीजेपी प्लान बी भी तैयार करके बैठी है, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका इंतजाम भी है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति भगदड़ जैसी बनी हुई है। क्यों अनिल साहब? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार है आपका? अभी तो जैसे अर्जुन को मछली की आग दिख रही थी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को 28 सीट दिख रही है। और वो 28 सीट, क्योंकि हमने जो काम करे हैं अभी, तो ये अभी उपचुनाव है, बिहार चुनाव में भी इसका फर्क देखने को आपको मिलेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता से वादे किए थे कि हम 370 धारा हटाएंगे, वो हमने हटाई। 3 तलाक हमने हटाए, राम मंदिर का मुद्दा हमने पूरे सभी लोगों ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसको सभी जनता ने सहज स्वीकारा, और राम मंदिर का भूमि पूजन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। नागरिक संशोधन बिल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा। जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है हमारे लिए, वो भगवत गीता और रामायण जैसा ही पवित्र हमारा, हम उसको मानते हैं कि हमने जो जनता, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है,
तो हम भगवान से जो वादा करा है जनता गरीब से, वो हमने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको भगवत गीता जैसा पवित्र मान के उसको पूरा करने का प्रयास करा है। और हम अब हमारे भगवान के बीच में हम जा रहे हैं कि भैया हमने जो काम करे, जो हमने वादे करे हैं, वो हमने पूरे करे। और जनता इस चीज को समझती है कि जो भारतीय जनता पार्टी या माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये जनता को अब विश्वास हो गया है। इसको लेके हम जब जनता जनार्दन, हम हमारे जनता के भगवान के बीच में जा रहे हैं। अनिल साहब, क्या हुआ था 2018 में? आपकी भगवान आपसे रूठ गए, जनता आपसे रूठ गई। उस वक्त भी आपका मैनिफेस्टो यानी कि गीता आपके सामने थी ना। हम शुरू से कह रहे हैं ना कि हमने हमारा मैनिफेस्टो पूरा करा। जनता देखो साहब, भगवान मैंने क्या बोला, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। और जब जनता को कांग्रेस ने गुमराह करा और जनता को उन्होंने जो सपने दिखाए या उनके साथ जनता के साथ जो वादे करे वो 15 महीने में उन्होंने पूरा नहीं करा। आज भी किसान जो इन्होंने किसान ऋण माफ करने के जो प्रमाण पत्र बांटे हैं वो लेके दर दर ठोकरें खा रहे हैं, वो बेचारे भटक रहे हैं। जो बेटियां कन्यादान योजना में इन्होंने बोला हम 51,000 रुपए देंगे, आज वो बेटियां उनके लाल गोपाल लाडली लक्ष्मी आ गई है, लेकिन वो बेटियां आज भी इंतजार कर रही है कि कब उनका 51,000 रुपए शादी कन्यादान योजना का मिलेगा। जो बेटियां ये सोचती थी कि मैं फर्स्ट क्लास आऊंगी, 75-80% लेके आऊंगी तो मुझे स्कूटी मिलेगी, उस बेटी को आज भी स्कूटी का हैंडल क्या टायर भी नहीं मिला। जो युवाओं को इनने बोला था कि 4,000 रुपए हम महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4 पैसे भी उसके खाते में नहीं गए। चलिए, तो आपके पास आ गई सहायता समूह को अब सत्ता की चाबी आपके पास है, सत्ता की चाबी आपके पास है, आपकी गीता यानी कि आपका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र भी आपके पास है। और सबसे बड़ा सवाल है कि उनको उसको पूरा करने के लिए जो होना चाहिए व्यवस्था वो भी आपके पास है। इंतजार करना होगा, क्योंकि इस चुनाव के बाद फिर 3 साल बाद चुनाव है विधानसभा के, उस चुनाव में भी जाना पड़ेगा। और उस चुनाव में जाएंगे तो द्वंद अगर इस तरफ रहेगा तो द्वंद उस तरफ भी रहेगा। इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर चुनाव का बिगुल बज चुका है और आचार संहिता लागू हो चुकी है। इंतजार उम्मीदवार भी कर रहे थे, इंतजार प्रशासन भी कर रहा था इस बात का कि आचार संहिता लग जाए, और बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। दीपावली के 4 दिन पहले दिवाली किसकी बनेगी और दिवाला किसका निकलेगा, इंतजार करना होगा परिणामों पे। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। शुक्रिया अनिल साहब।